नमस्कार साथियों, क्लास 12 के ज्योग्राफी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड सरकार द्वारा जारी मॉडल सेट 3 की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन हैं। प्रत्येक क्वेश्चन एक मार्क्स के हैं। तो ये क्वेश्चन जो हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके ऑब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम होंगे उनमें पूछे जा सकते हैं और इस पर आधारित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो इसकी व्याख्या को भी आप ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं मॉडल सेट 3 की प्रैक्टिस। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाली भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना के रूप में मानव भूगोल को किसने परिभाषित किया है। बहुत लंबा चौड़ा लाइन है, तो आपको बताना है कि ये कथन किसका है। रेडजेल का, एलन सी सैम्पल का, हमबोल्ट का या फिर विडाल डी ब्लास का। तो साथियों ये जो कथन है वो विडाल डी ला ब्लास का है, तो हमारा ऑप्शन घ जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। समाकलनात्मक अनुशासन, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, द्वैतता पर आश्रित या प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में भूगोल प्रासंगिक नहीं है। तो साथियों इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर घ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्य क्रिया का महत्वपूर्ण कारक है। तो बताइए, मानव और पर्यावरण के बीच में कौन अन्य क्रिया का मतलब बहुत ही नज़दीकी संबंध का जो है वो महत्वपूर्ण कारक है। कौन सा? मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव या मानव क्रियाकलाप। तो साथियों प्रौद्योगिकी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। क्षेत्रीय विभेदन, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन या अन्वेषण और विवरण। तो मात्रात्मक क्रांति जो है वो मानव भूगोल का उपागम नहीं है, तो हमारा आंसर होगा ख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की 2001 से 2011 के बीच जनगणना में कितनी वृद्धि हुई। 11 करोड़, 16 करोड़, 18.15 करोड़ या 21 करोड़। तो साथियों इन 10 सालों में 2001 से 2011 के बीच में 18.15 करोड़ की वृद्धि हुई। 2021 की जनगणना रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, क्योंकि कोरोना के कारण हो नहीं पाई है। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें कौन प्रवास के प्रतिकर्ष कारक नहीं है। प्रतिकर्ष मतलब अपोजिट, खराब कारक नहीं है। बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएँ, राजनीतिक उपद्रव या अनुकूल जलवायु। तो साथियों अनुकूल जलवायु होगा, क्योंकि जब अनुकूल जलवायु होगा तो लोग भले अपने जगह को छोड़ के क्यों जाएंगे। तो हमारा आंसर होगा घ। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें कौन प्रवास के अपकर्ष कारक नहीं है। बेहतर अवसर, शांति एवं स्थायित्व, जीवन एवं संपत्ति या महामारी। तो अपकर्ष कारक नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, महामारियाँ। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर जो घ है वो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व में कृषि का आरंभ कब हुआ। 4000 से 8000 वर्ष पूर्व, 8000 से 12000 ईसा पूर्व वर्ष पूर्व, 12000 से 16000 वर्ष पूर्व या 16000 से 20000 वर्ष पूर्व। तो साथियों 8000 से 12000 वर्ष पूर्व विश्व में कृषि का प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी थी। देखिए बार बार मैं बता रहा हूँ कि 2011 का ही रिकॉर्ड पूछा जाएगा, क्योंकि 2021 का जनगणना नहीं हुआ है। उसमें भी झारखंड से रिलेटेड डाटा आपको अच्छा से याद रखना है। तो 2011 के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी थी। 3.29 करोड़, 6.29 करोड़, 4.5 करोड़ या 2.39 करोड़। तो साथियों 2011 में झारखंड की जनगणना जो थी वो 3.29 करोड़ थी। क्वेश्चन नंबर 10, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत कितने अवस्थाओं वाले मॉडल की व्याख्या करता है। 2 अवस्था, 3 अवस्था, 4 अवस्था या 5 अवस्था। तो साथियों ये जो है वो 3 अवस्था का 3 स्टेज का व्याख्या करता है। थॉमस माल्थस के सिद्धांत के अनुसार खाद्य उत्पादन में वृद्धि किस प्रकार होती है। ज्यामितीय तरीके से, अंकगणितीय तरीके से, रेखीय गति से या चक्रीय गति से। तो साथियों थॉमस माल्थस के अनुसार खाद्य उत्पादन में जो वृद्धि होती है वो अंकगणितीय तरीके से होता है, जबकि जनसंख्या में जो वृद्धि होता है वो ज्यामितीय तरीके से होता है। अब अंकगणितीय और ज्यामितीय क्या आप लोग जानते होंगे कि जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 8 इस तरह करके बढ़ रहा है तो अंकगणितीय। लेकिन अगर 2 फिर 4 फिर 16 फिर 64 ऐसे करके अगर बढ़ रहा है तो वो ज्यामितीय तरीका है।
तो खाद्य उत्पादन जो है वो स्लोली बढ़ता है, इसलिए ये अंकगणितीय प्रकार की वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व में न्यूनतम लिंगानुपात किस देश में पाई जाती है? संयुक्त अरब अमीरात में, लैटविया में, भारत में या पाकिस्तान में? तो न्यूनतम लिंगानुपात जो है वो UAE में पाया जाता है, अर्थात संयुक्त अरब अमीरात में। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में किस कारण से संयुक्त अरब अमीरात का लिंगानुपात कम है? देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्वेश्चन नंबर 13 में ही है कि संयुक्त अरब अमीरात में लिंगानुपात कम क्यों है। तो 4 ऑप्शन है, बताइए। पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास के कारण, पुरुषों का निम्न जन्म दर के कारण, स्त्रियों का निम्न जन्म दर के कारण या स्त्रियों का उच्च उत्प्रवास? तो साथियों पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास के कारण UAE में जो है लिंगानुपात विश्व में सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 14, मानव विकास सूचकांक किसके बीच के स्कोर पर आधारित है? 0 से 9, 0 से 10, 0 से 1 या 0 से 100? तो साथियों जो HDI रिपोर्ट जो जारी करती है वो 0.00 से 1 के बीच जारी करती है, तो हमारा सही आंसर ग होगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन विकास के संदर्भ में सही है? मतलब विकास किसको कहते हैं? आकार में वृद्धि को, गुण में धनात्मक परिवर्तन को, आकार में स्थिरता को या गुण में साधारण परिवर्तन को? तो विकास का मतलब होता है गुण में धनात्मक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 16, किस कृषि प्रणाली में निम्न स्तरीय ज्ञान की आवश्यकता होती है? अर्थात कोई विशेष नॉलेज की जरूरत नहीं होती। किसमें? आदिकालीन निर्वाह कृषि में, गहन निर्वाह कृषि में, रोपण कृषि में या विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में? तो आदिकालीन निर्वाह कृषि में किसी विशेष प्रकार की टेक्नोलॉजी का या ज्ञान का जरूरत नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 17, झूमिंग कृषि भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? झूमिंग कृषि जानते हैं, जंगल को काट देते हैं, फिर उसका जो उपजाऊपन होता है उसका 1-2 साल तक यूज करते हैं, फिर उसको छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये भारत के किस क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है? उत्तरी राज्यों में, उत्तरी पूर्वी राज्यों में, दक्षिणी राज्यों में या पश्चिमी राज्यों में? तो साथियों झूमिंग कृषि जो है वो आपका उत्तरी पूर्वी राज्यों में है। इसे शिफ्ट एग्रीकल्चर भी कहते हैं। गहन निर्वाह कृषि का मुख्य फसल क्या है? निर्वाह, देखिए निर्वाह, तो निर्वाह किसी का कौन होगा? गेहूं, चाय, चावल या कॉफ़ी? तो गहन निर्वाह कृषि जो है वो चावल है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में रोपण कृषि का कौन उदाहरण नहीं है? चाय, कॉफ़ी, कोकोआ या चावल? तो साथियों चावल जो है वो कृषि रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल कौन है? चावल, गेहूं, ज्वार बाजरा या फिर कपास? तो गेहूं होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, कंबाइन क्रू मशीन का उपयोग किस कार्य के लिए होता है? कृषि में, उद्योग में, यातायात में या व्यापार में? तो साथियों कंबाइन क्रू मशीन का उपयोग जो होता है वो कृषि कार्य में होता है। क्वेश्चन नंबर 22, डाउन्स का मैदान किस देश में स्थित है? उत्तरी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में या यूरोप में? तो साथियों डाउन आप थोड़ा इसको तोड़िए, तो डाउन मतलब होता है नीचे। और संसार के नक्शे में देखिएगा कि सबसे नीचे में कौन सा महादेश है या देश है, तो आपको दिखाई पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि डाउन्स किस प्रदेश में है? सबसे डाउन में ऑस्ट्रेलिया है, तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 23, प्रेयरी का मैदान कहाँ स्थित है? तो बताना है आपको उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, एशिया में या यूरोप में? तो साथियों प्रेयरी का मैदान जो है वो उत्तरी अमेरिका में स्थित है, विशेष करके कनाडा में और USA में। क्वेश्चन नंबर 24, वेल्ड का मैदान किस देश में स्थित है? 24 बताइए, वेल्ड का मैदान संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांस में, ग्रेट ब्रिटेन में या दक्षिण अफ्रीका में? तो साथियों वेल्ड का मैदान जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है। क्वेश्चन नंबर 25, किस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है? किसान लोग जो है अपनी आय को बढ़ाने के लिए कुछ जानवर भी रख लेते हैं, तो ऐसी खेती को क्या कहते हैं? डेयरी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, मिश्रित कृषि या उद्यान? तो साथियों जहाँ पर खेती और पशुपालन दोनों होता है उसे कहते हैं हम लोग मिश्रित कृषि। क्वेश्चन नंबर 26, वाणिज्यिक डेयरी कृषि का मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य क्षेत्र कौन है? तो वाणिज्यिक डेयरी कृषि का मुख्य क्षेत्र कौन है? दक्षिण एशिया, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी पश्चिमी यूरोप या पूर्वी यूरोप? तो साथियों इसका आंसर होगा उत्तरी पश्चिमी यूरोप। क्वेश्चन नंबर 27,
किस फल को सुखाकर मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती है? तो आप लोग किशमिश तो खाए होंगे, तो बताइए किससे बनता है? संतरा से, अंगूर से, सेब से या बेर से? तो एकदम क्लियर है कि ये जो मुनक्का और किशमिश जो होता है वो अंगूर से बनता है। क्वेश्चन नंबर 28, सहकारी आंदोलन को सबसे अधिक सफलता किस देश में मिली? डेनमार्क में, नीदरलैंड में, स्वीडन में या इटली में? तो साथियों, सहकारी आंदोलन को सबसे ज़्यादा सफलता जो मिली है वह डेनमार्क में मिली है। क्वेश्चन नंबर 29, खनन का वास्तविक विकास किस क्रांति के पश्चात हुआ? अर्थात माइनिंग कब शुरू हुआ? रूसी क्रांति के बाद, फ्रांस की क्रांति के बाद, अमेरिकी क्रांति के बाद या औद्योगिक क्रांति के बाद? तो आंसर साफ साफ झलक रहा है कि ये रूसी, अमेरिकी और फ्रांस क्रांति जो है वो राजनीतिक क्रांति है, इसका खनन से कोई मतलब नहीं है। तो खनन से किसका मतलब है? वो है औद्योगिक क्रांति का। तो हमारा आंसर घ होगा। क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड राज्य में भारत के कुल खनिज भंडार का कितना प्रतिशत संचित उत्पन्न होता है, खनिज उत्पन्न होता है? तो यहाँ पर पूरे भारत का 40% खनिज होता है। तो हमारा ऑप्शन ख जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, औद्योगिक क्रांति के समय उद्योगों के लिए शक्ति का प्रमुख साधन क्या था? कोयला, जल विद्युत, खनिज तेल या अणुशक्ति? तो साथियों, इसका आंसर होगा जल विद्युत। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें कौन पेय पदार्थ नहीं है? अर्थात पीने वाला कौन सा चीज़ नहीं है? चाय, चाय तो पीते हैं। कॉफ़ी, ये भी पीने का चीज़ है। कोकोवा, ये भी पीते हैं। तारपीन को हम लोग नहीं पीते हैं, तो हमारा आंसर होगा तारपीन। क्वेश्चन नंबर 33, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ी में किस प्रकार की बागान पाई जाती है? चाय की, कॉफ़ी की, और खा दोनों या तेल की? तो साथियों, तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी में चाय की खेती होती है, चाय का बागान होता है। क्वेश्चन नंबर 34, मिश्रित अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के उद्यम पाए जाते हैं? निजी उद्यम, सार्वजनिक उद्यम, सहकारी उद्यम या इनमें से कोई नहीं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो विशेषता है उसमें सार्वजनिक उद्यम अर्थात सार्वजनिक फैक्ट्री जो है वो पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जर्मनी के रूर क्षेत्र में पाए जाने वाले कोयले के आधार पर किस उद्योग का व्यापक विकास हुआ है? तो कोयला किस उद्योग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जर्मनी में, रूर प्रदेश में? इस्पात के लिए, तांबा के लिए, एल्युमिनियम के लिए या कपास के लिए? तो कोयले के कारण ही वहाँ पर इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। तो हमारा आंसर होगा क। क्वेश्चन नंबर 36, सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? सिएटल में, फ्रांसिस्को में, न्यूयॉर्क में या वाशिंगटन डीसी में? ये चारों जो है वो अमेरिका के शहर हैं। तो सिलिकॉन घाटी का विकास जो है वो सैन फ्रांसिस्को में हुआ। यहाँ शॉर्ट में केवल फ्रांसिस्को लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ख जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न क्रियाओं में नवीनतम पीढ़ी किसे कहा जाता है? कच्चा माल को, खनिज तेल को, मशीन को या प्रौद्योगिकी को? तो साथियों, निर्माण क्रिया में नवीनतम पीढ़ी कौन होगा? प्रौद्योगिकी होगा, टेक्नोलॉजी होगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? अर्थात फैक्ट्रियों पर जो है वो पर्सनल आदमी का मालिकाना हक होता है। किसमें? पूंजीवादी में, मिश्रित में, समाजवादी में या इनमें से कोई नहीं? तो जहाँ पर निजी उद्योग का स्वामित्व होता है, आप जानते हैं कि वो कैसी अर्थव्यवस्था होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में 1991 की जनगणना के आधार पर नगरीय बस्ती का जनघनत्व निर्धारित किया गया था। 300 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, 500 व्यक्ति या 1000 व्यक्ति? तो साथियों, यह किया गया था 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर बोलना सही होगा। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व के कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? 45%, 50%, 54% या 60%? तो साथियों, विश्व में 60% आबादी जो है वो नगरों में निवास करती है, लेकिन भारत में ये परसेंटेज बहुत कम है। कितना है आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। और हम लोगों ने आज मॉडल सेट 3 के सभी 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो अपने 12th के साथियों में से शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब अभी तक चैनल को नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।